Good morning, my dear students. Today we will start the chapter 4 of our social and political life book, and the chapter name is Understanding Laws. So let's begin. Okay. The chapter name is Understanding Laws means जो हमने कानून अब बना दिए हैं अभी तक ये हमने पढ़ा कि हमने सबसे पहले संविधान बनाए उसके बाद फिर ये हमने पढ़ा कि हमने सेकुलरिज्म के बारे में समझा धर्मनिरपेक्षता का जो कानून है ये हमारे देश में उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि संसद की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। उसके बाद आज हम इस चैप्टर 4 में हम आज ये पढ़ेंगे कि लॉज़ की ज़रूरत क्या है। हम इस चैप्टर में जो हमारे लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिटर्न है, ठीक है, उन लॉज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो यू मे बी फेमिलियर विद सम लॉज सच एज दोज दैट स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज। तो आप लोग सभी कुछ कानूनों के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, जैसे कि मैरिज के लिए स्पेसिफाइज एज क्या है। लाइक बॉयज़ के लिए 21 एंड गर्ल्स के लिए जो 18 है। उसके बाद आप उसके लिए आप ये जानते हो कि वोट देने के लिए क्या एज है, वो 18 है। तो ऐसे ही कुछ कुछ जो लॉज है वो आपके जो डे टू डे लाइफ में जो काम आते हैं उन लॉज के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। वी नो दैट वी नो नाउ दैट द पार्लियामेंट इज़ इन चेंज ऑफ मेकिंग लॉज। अब क्या है, जो आजकल पार्लियामेंट संसद जो है वो लॉज वो इन लॉज को चेंज भी कर सकती है। डू दीज लॉ डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन। क्या ये जो कानून है क्या ये सब पे लागू होते हैं। हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग। नए लॉज कैसे बनते हैं, क्या कुछ जो लॉज हैं वो कंट्रोवर्शियल भी होते हैं। हम इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। ये जो आपको ये स्क्रीन पे इमेज दिखाई दे रही है, इसमें जो कुछ लेडीज़ हैं किसी लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं। डू लॉज अप्लाई फॉर ऑल। क्या लॉ सबके लिए अप्लाई होते हैं। अब इस इमेज में आपको ये क्या दिखाया जा रहा है, इसमें देखिए एक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, ठीक है, इसमें क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो अपने बेटे को छुड़ा लेता है। उसको 10 साल की जेल मिली होती है, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 10 साल की जेल की सेंटेंस मिली होती, सज़ा मिली होती है, और वो उसको छुड़ा लेता है। पर क्या ये अकॉर्डिंग टू लॉ है। लॉ के अकॉर्डिंग तो लॉ क्या कहते हैं, हमारा कानून है वो ये कहता है कि सभी लॉ के सामने इक्वल है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। पर क्या ये वायोलेशन ऑफ लॉ नहीं है। बिल्कुल है। द अबव इज अ क्लियर केस ऑफ वायोलेशन ऑफ लॉ एज यू रीड इन यूनिट 1। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्रीड दैट देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज। अभी आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज क्या होता है, मीन्स मनमाने जो कानून है वो आप नहीं बना सकते हो। जो हमारा संविधान है वो ये कहता है कि किसी भी शक्ति का आप मनमाना इस्तेमाल आप नहीं कर सकते एक आज़ाद भारत में। दे देयर फॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस। इसी को देखते हुए हमारे संविधान में कई सारे प्रोविजंस की गई है टू एस्टेब्लिश द लॉ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ है वो ये है कि द एवरी इंडिविजुअल ऑफ इंडिया इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। कि कानून के समक्ष क्या है, सभी समान है। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। मीन्स जो लॉ है वो किसी भी इंसान के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। what the law of rule means what the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens। इसमें सबसे मेन ये लॉ इसलिए बन जाता है क्योंकि इस लॉ में ये बात रिटर्न है कि कोई भी जो कानून है वो सबके लिए समान है। ये बात इस कानून के अंदर लिखी गई। ना ही तो कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल, कोई अधिकारी, ना ही कोई वेल्दी पर्सन, ना ही कोई इंडिया का प्रेसिडेंट, पीएम, सबके लिए क्या होगा, लॉ इक्वल होगा। किसी भी क्राइम के लिए अगर कोई वायोलेशन करता है उसके लिए सबके को एक ही पनिशमेंट दी जाएगी। जो हमारा एंशियंट इंडिया था उसमें जो लॉज होते थे वो किसके किसके अकॉर्डिंग होते थे, वो आर्बिट्रेरी, वो ऑटोनॉमी के अकॉर्डिंग पहले के टाइम पे लॉज होते थे। उस टाइम पे काफ़ी सारे लोकल लॉज थे, स्थानीय लॉज थे। जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं इंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके अपने अपने क्या था, प्रशासन था। तो वो अलग अलग तरह के जो लॉज वो लगाते थे। मीन्स जब हमारा उपनिवेशक हमारा भारत था उस टाइम पे या आप कह सकते हो ब्रिटिश रूल था, या जब हमारा मोनार्की सिस्टम था हमारे इंडिया में किंग एंड क्वींस का, ठीक है, तो उस टाइम भी क्या था, वो अपने अकॉर्डिंगली वो रूल्स ये बनाते थे। इन सम केसेस उस टाइम ऐसे भी रूल्स होते थे कि द पनिशमेंट दैट 2 पर्सन रिसीव फॉर द सेम क्राइम, कि दो लोगों को एक ही क्राइम के लिए जो 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 पनिशमेंट वो दी जाती थी वो कास्ट के बेस पे, अगर कोई लोअर कास्ट का होता है तो उसको ज़्यादा
जो डिफ़िकल्ट जो पनिशमेंट थी वो दी जाती थी, ठीक है। जो थोड़ा अमीर होगा उसको कम पनिशमेंट दी जाती थी। उसके अलावा ये माना जाता है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट आए हैं उनकी वजह से जो है इंडिया में जो लॉ का सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। पर जो सभी जो हिस्टोरियंस है इस बात पे एक मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं फर्स्ट दैट कुछ लोग ये मानते हैं जो कॉलोनियल लॉ था, जो ब्रिटिशर्स जो लॉ बनाते थे वो खुद आर्बिट्रेरी होते थे, मनमाने होते थे। तो आप कैसे बोल सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स ने ही जो इंडिया में इक्वल लॉ का सिस्टम स्टार्ट किया है। पर कुछ ये जो राष्ट्रवादी वो ये कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स का जो लॉ सिस्टम था उसने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है इस चीज़ के अंदर। इसका एक एग्जाम्पल है कि सेडिशन एक्ट जो 1870 में आया था, क्योंकि जो सेडिशन मीन्स होता है राजद्रोह का जो एक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर आया था उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो द आइडिया ऑफ सेडिशन वॉज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद दिस एक्ट। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग, अगर कोई भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर प्रोटेक्ट करता है तो उसको बिना किसी पहले की इन्फॉर्मेशन के या किसी ट्रायल के उसको सीधा अरेस्ट किया जा सकता था। तो ये बात शो करती है जो ब्रिटिश जो रूल बनाते थे वो मनमाने होते थे। अनदर एग्जाम्पल क्या है इसका, रॉवल्ट एक्ट, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। जो ये 1919 में आया था ये रॉवल्ट एक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे थे कंटिन्यूड क्वाइट एक्टिवली ऑन अप्रैल 10। टू लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वर अरेस्टेड टू प्रोटेस्ट। दीज अरेस्ट अ पब्लिक मीटिंग वॉल हेल्ड ऑन 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्योंकि जो 1990 में एक लॉ पास आउट हुआ था जिसे रॉवल्ट एक्ट कहते हैं, जिसमें जो 2 साल की जो जेल है वो अरेस्ट होने पर अगर आप ऐसा पाया जाता आप इन्वॉल्व थे किसी एक्टिविटी में तो आपको 2 साल की जेल भी हो सकती थी। और जो 2 लीडर थे उस टाइम पे जो क्रांतिकारी थे, डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर सैफुद्दीन जो किचलू थे, ठीक है, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। और इसी के बिहाफ पे 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड पे एक मीटिंग चल रही थी, सभा चल रही थी, जिसपे जो जनरल डायर था उसने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें बच्चे बूढ़े और जो औरतें थी वो भी शामिल थे। तो इंडियन नेशनलिस्ट बिगिन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ अथॉरिटी। जो इंडिया के जो राष्ट्रवादी थे, ये एक जलियांवाला बाग मैसेकर का आई थिंक एक सीन है, ठीक है, ये देखिए। उसके अलावा बाई द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड तक जो इंडिया लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगेन एमर्जिंग इन डिमांडिंग। तो क्या था, ये रूल्स ये बनाते थे ब्रिटिशर्स, उसमें जो इंडिया के जो जजेस वगैरह थे वो भी रोल प्ले करने लगे थे। देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियंस प्लेड। तो इस तरह से आप कह सकते हो जो ये लॉज का जो विकास क्रम है उसमें इंडियंस का भी अच्छा योगदान है। विद द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इंडिया आज़ाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडोप्ट किया, दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड, इसके साथ ही जो पूरे देश के लिए कानून भी सामने आया। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज। हर साल जो हमारे देश के प्रतिनिधि हम संसद में चुन के भेजते हैं वो हर साल ये नए नए ये लॉज ये बनाते हैं इंडिया के लिए, मतलब इंडिया के सिटीजन्स के लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग जो लॉज में अगर टाइम के साथ कोई चेंज अगर चाहिए होता है उसमें चेंज भी होता है। इसका एग्जांपल आप कह सकते हो हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो 2005 में आज, जिसमें जो उत्तराधिकारी सिस्टम में अब नया चेंज हुआ, जिसके अकॉर्डिंग अगर न्यू जो ये न्यू लॉ है उसके अकॉर्डिंग सन्स डॉटर्स उनकी मदर सभी को फैमिली की प्रॉपर्टी पे इक्वल अधिकार होगा। सिमिलरली जो न्यू वे हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। हाउ डू द न्यू लॉ केम अबाउट। तो ये नए कानून ये कैसे आते हैं, जैसे इसमें आपको इमेज दिखाई जा रही है जेंडर इक्वेलिटी की, ठीक है। द पार्लियामेंट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। पार्लियामेंट का एक अहम रोल होता है लॉज बनाने में। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ। एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव। अच्छा, पार्लियामेंट कैसे बनाती है कोई लॉ। सबसे पहले तो जो आमतौर पर होता है, जो कुछ लोगों की कुछ समस्या होती है जिसके चलते वो कुछ कानून चाहते हैं। आमतौर पे जो ये लोग हैं यही पिटीशन ये डालते हैं, ड्राफ्ट फाइल करते हैं कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे गलत है और पार्लियामेंट का ध्यान वहाँ पे खींचना चाहते हैं। ऐसे एक एग्जांपल है डोमेस्टिक वायलेंस का। डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स घरेलू हिंसा, refers to the injury or harm, threat or injury or harm caused by the adult male, usually husband against wife। मीन जब ये जो घरेलू किसी परिवार में किसी औरत को किसी आदमी के द्वारा हिंसा की जाती है उसके साथ या मारपीट होती है तो इसे डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आते हैं। इंजरी में भी कॉज बाय फिजिकली बीटिंग अप, चाहे वो इमोशनली उसका अब्यूज़ कर रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, या फिर फिजिकली उसको मार रहे हो, दोनों ही किसके अंदर आते हैं, डोमेस्टिक
वायलेंस के अंदर आते हैं। और ये जो लॉ है 2005 में ये पास आउट हुआ था। इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एक तो ये लॉ है डोमेस्टिक वायलेंस का, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग of the term domestic to include all the women who live or have lived together in shared household with a male member who is perpetrating द वायलेंस। जो वायलेंस को जो इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं उनके साथ, इसके अगेंस्ट जो ये लॉ आया था। अच्छा, अभी इसमें ये आपको ये दिखाई दे रहा है शाजिया, डिड यू रीड टुडेज़ न्यूज़पेपर। ये दो मेंबर्स हैं, ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, शाजिया और कुसुम, और इन्होंने इस लॉ को पास कराने में अच्छी खासी जो लड़ाई है लड़ी है। तो ये अखबार पढ़ते हुए ये कह रही हैं कि ये अपनी जो मेमोरी है, जो पिछले का जो टाइम है वो याद करें कैसे ये लॉ पास हुआ था। अप्रैल 1991 में ये दो औरतें आती हैं इनके ऑफिस में। एक औरत कहती है कि मुझे एडवाइस दो, जो मेरा हस्बैंड है मुझे ये हमेशा बहुत मारता है और मुझे बहुत शर्म फील होती है, मैं इसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकती, पर मैं कहाँ जाऊँ। ये दूसरी एक औरत है बूढ़ी, तो ये कहती है कि मेरा जो बेटा बहू है वो मुझसे मारपीट करते हैं, वो उन्होंने मुझे खुद अपने घर से निकाल लिया, मेरा जो बैंक खाते हैं सारे सीज़ कर दिए हैं। ये एक औरत कहती है कि मैं पुलिस में नहीं जाना चाहती, पर मैं चाहती हूँ मेरे साथ ये जो वायलेंस है ये ख़त्म हो रही है। दूसरी औरत कहती है, बूढ़ी औरत कहती है कि मैं अपने घर से बाहर निकाले जाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मैं उसी घर में रहूँ। पर ये जो मेंबर्स होते हैं शाजिया और ये कुसुम, ये कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ है कि अगर कोई गुनाह करता है उसके अगेंस्ट कोई लॉ है, या हमारे खिलाफ, मतलब हमारे पास इसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है। तो 1990 में क्या होता है, इस लॉ की ज़रूरत को काफ़ी जगहों पे फील ये किया जाता है। वी हियर टेस्टनोमी, जो सेवरल मूवमेंट से कई सारी औरतों की ये बातें सुनती है और उसके अकॉर्डिंग पे एक ऐसा एक राइट के लिए इसके लिए मार्च स्टार्ट करती हैं। लिविंग इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड एंड ऑफन टेम्परेरी रिलीफ वी नीड है। तो ये एड्रेस करते हैं कि एक न्यू सिविल लॉ की हमें ज़रूरत है। 1999 में जो लॉयर्स कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ये लॉयर्स एक समूह लॉ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ सब ने मिल के क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया और डोमेस्टिक वायलेंस का जो बिल था इसका एक ड्राफ्ट, एक मसूदा ये तैयार किया कि इस बिल के अंदर ये चीज़ें हमें ज़रूरी होनी चाहिए। द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है कि फिजिकल, इकोनॉमिक या सेक्शुअल किसी भी तरह का अब्यूज़ उनके साथ ना हो, मानसिक, शारीरिक या किसी भी प्रकार की कोई भी उनके साथ जो इंजरी होने ठेस ना पहुँच पाए। द लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन ए शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस, की हो कानून ऐसा बने कि हर एक जो औरत है उसके अंदर कवर हो जाए, किसी को भी मतलब इसके से इस दायरे से बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम उन्हें मॉनिटरी रिलीफ तो ज़रूर मिले। काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके साथ मीटिंग हुई। ये जो वुमेन मूवमेंट था वांटेड न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट को जल्द ही से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। दिस बिल हैज़, तो फिर क्या होता है, एक लॉ पास होता है 2002 में, एक बिल पास। तो ये एक्चुअल बात है, ये सच्ची बात है कि जो 2002 में क्या होता है, एक बिल पास होता है। दिस बिल हैज़ नन, पर ये जब ये बिल को देखते हैं तो इन्हें लगता है इनमें तो कुछ बिल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस से सेव कर सके, और जो चाहती थी वो चीज़ इस कानून के अंदर नहीं है, हर एक चीज़ को कवर नहीं कर रहा है। तो इन्होंने फिर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इसके बारे में ये ऑनलाइन पिटीशन ये दायर करते हैं। तो काफ़ी सारे जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, या पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है, उस पर दबाव बनाती हैं इस लॉ में अमेंडमेंट करने के लिए। एस्टीम्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो होते हैं, जो इस कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं, इस बिल को चेंज करने के लिए दरख्वास्त देते हैं और ये कहते हैं कि वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनेशन। इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन दी गई है उससे हम सहमत नहीं हैं। द लॉ नीड टू प्रोवाइड फॉर टेम्प्रेरी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, और एटलीस्ट अगर ये हस्बैंड वाइफ की अगर कोई लड़ाई होती तो बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव होगा उसकी कस्टडी के बारे में भी थोड़ा बहुत टेम्प्रेरी जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो 2002 में क्या था, स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू द राज्यसभा एंड देयर वर आल्सो टेबल्ड इन लोकसभा, और राज्यसभा में ये पिटीशन जाती है। तो ये कमेटी रिपोर्ट करती है। फाइनली क्या था, 2005 में एक न्यू बिल पास होता है बोथ हाउसेज में। इट वॉज सेंट, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास सहमति के लिए भेजा जाता है और 2006 में जो ये लॉ है ये पास आउट हो जाता है। द न्यू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये पास आउट हो जाता है 2006 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। व्हाट इज़ दिस लॉ? दिस लॉ इज़ द फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग अ वुमेन्स राइट टू वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव
डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये जो नया कानून था इसके बारे में ये कहते हैं कि ये जो न्यू कानून था ये हमें एक वायलेंस फ्री, एक हिंसा मुक्त एक वातावरण को सभी औरतों को ये प्रोवाइड करेगा। और इसमें जो घरेलू हिंसा की सही डेफिनेशन दी गई है, दिस इज अ सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू, ये एक ऐसा कानून है जो लाखों औरतों को एक रिलीफ देगा, इंक्लूडिंग जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें और बेटियां, सबको हिंसा मुक्त ये वातावरण देगा। दिस लॉ इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइज, ये लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, की है कि घर में वो रहे, वुमेन कैन प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन मिले, ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वॉयलेंस, कि आगे उनके साथ कोई वॉयलेंस नहीं होगा। इससे रिलेटेड वुमेन कैन गेट, अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन्हें मॉनिटरी रिलीफ मिले, ताकि वो अपने जो खर्चे हैं और अपने उनकी जो मेडिकल कॉस्ट है वो भर पाएँ। नाउ बिगिन्स अनदर जर्नी, अब ये बात करते हैं कि अब ये लोग बन चुका है, अगली जर्नी हमारी स्टार्ट होती है। येस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू, अब ये कहते हैं अगली जर्नी इनकी क्या है, अगली इनकी जर्नी ये है कि उन्हें ये इंश्योर करना है कि जो ये लॉ है गवर्नमेंट ये अच्छी तरह से हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो और ये लागू हो। ठीक है, एज द अबव एग्जाम्पल शोज द रोल ऑफ सिटीजन इज क्रूशियल, तो जैसे कि आपने बताया इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में पढ़ा, आपको ये समझ में आ गया कि ये जो ऊपर वाला ये जो लॉ है, मतलब इससे आपको ये पता लगा कि जो लोगों का कितना बड़ा योगदान हो सकता है किसी लॉ को चेंज करने के लिए। ठीक है, फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ इज बीइंग पास्ड एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेस, द वॉइस सिटीजन ऑफ इंडिया इज ए क्रूशियल एलिमेंट, कि जैसे जैसे भी कोई लॉ पास होता है, कोई चेंजेस आते हैं, तो उसमें जो इंडिया का सिटीजन है उसका अहम योगदान होता है। दिस वॉइस कैन बी हर्ड, और ये जो उनकी आवाज़ें हैं टीवी रिपोर्ट्स पे, न्यूज़पेपर्स पे, ब्रॉडकास्ट पे, ये हर जगह से पार्लियामेंट के पास पहुंचती है। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, कई लॉज ऐसे भी हो जाते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं, विवादास्पद होते हैं, जो जिसके अगेंस्ट क्या करते हैं जो लोग हैं वो धरना दे के बैठ जाते हैं, और जिसकी वजह से प्रेशर में आके अगर सरकार को कुछ लॉज वापस लेने पड़ते हैं, तो उन्हीं लॉज के बारे में हम भी यहाँ पढ़ेंगे। समटाइम्स अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हेंस लीगल, कभी कभी क्या होता है संवैधानिक रूप से कोई जो कानून होता है वो शायद लीगल हो, वो वैध हो, वो वैलिड हो, पर क्या होता है इस कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर, पर ये फिर भी ये क्या होता है ये पॉपुलर नहीं हो पाता, लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो इंटेंशन है वो गलत है। हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, इसलिए तो लोग क्या करते हैं इस लॉ का ये विरोध करते हैं, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, न्यूज़पेपर में छपवाते हैं। आखिरकार इन डेमोक्रेसी लाइक अवर सिटीजन्स के पास ये पावर है कि वो अपनी किसी लॉ के प्रति जो अनविलिंगनेस वो एक्सप्रेस वो कर सकते हैं, और ये शो कर सकते हैं कि ये जो लॉ है ये इन पे कितना रिप्रेसिव है, कितना दबाव बना रहा है। लाइक नाउ डेज आप लोगों ने सुना है जो ये जो किसान कानून आया है नया, उसके अगेंस्ट भी काफ़ी सारे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, ये भी एक कंट्रोवर्शियल लॉ बन चुका है। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change this. जब एक काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और ये मानते हैं कि ये कानून गलत है, तो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं से ये प्रेशर आ जाता है कि उसे ये लॉ चेंज ये करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेरियस, अभी इसके लिए आप एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल हम इसका दे रहे हैं कि कैसे कोई लॉ वैसे सही हो सकता है, कानून की दृष्टि से शायद सही हो सकता है, पर इसकी जो पीछे जो मंशा आप कह सकते हैं जो होती है, कई बार क्या होती है गलत ये पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं जो बहुत सारे जो म्यूनसिपल लॉज हैं ऑन द यूज़ ऑफ स्पेस विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफ फन मेकिंग, जैसे अब ये जो आप कह सकते हैं जो रेडी वगैरह ये लगाते हैं बाहर शहरों में, बाहर दुकानों के बाद, ये सारा एरिया किसका होता है, ये म्यूनसिपल कमेटी का एरिया होता है। पर इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये म्यूनसिपल कमेटी का एरिया, तो कई बार ये जो म्यूनसिपल कमेटी होती है स्ट्रीट वेंडर्स को जो रेडी लगाते हैं इनके लिए ये नोटिस जारी कर देती है कि यहाँ पर कोई खड़ा नहीं होगा। ऐसे कानून भी बन चुका है, पर ये कानून सरकार का वापस लेना पड़ा था। क्यों? क्योंकि अगर इससे क्या हुआ, एक तो वो लोग जिनकी रोजी रोटी वहाँ से चल रही थी उनकी रोजी रोटी बंद होगी, उसके अलावा जो लोग उनसे सस्ता सामान जो ले पा रहे थे, जो वहाँ पे मॉल्स में और शॉप्स पे जो महंगा मिलता है, जो वहाँ पे वो ईजिली अवेलेबल था, वो उनको मिलना बंद हो गया। तो हैंस इफ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप, तो ये हो सकता है कि जो लॉ है एक ग्रुप को फेवर करता हो, डिसरिगार्ड द अदर किसी दूसरे ग्रुप की इज्जत ना करता हो, तो इससे क्या होता है वो लोग कंट्रोवर्शियल हो जाता है।
पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज़ नॉट फेयर कैन अप्रोच, जिन लोगों को ये लगता है कि ये लॉ सही नहीं है वो कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, कोर्ट को अप्रोच वो कर सकते हैं। द फोटोज़ वर शोड देर शोड इन डिफरेंट वेज के प्रोटेस्ट कैंपेन। तो इन फ़ोटोज़ से आपको ये पता चल रहा है कि कैसे जो सिटीजन्स है वो प्रोटेस्ट वो कर सकते हैं। तो ये लोग फ़ीस हाइक के लिए, फ़ीस इनकी इंक्रीज़ है या इस वजह से कुछ ये प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं स्टूडेंट्स। वी नीड टू रिमेंबर दैट एवर रोल्स एज सिटीज़न। तो ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो हमारा सिटीज़न के रूप में जो हमारा रोल है वो बस यहीं ख़त्म नहीं हो जाता कि हमने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव वो इलेक्ट कर लिए हैं। उसके अलावा rather it is then that we begin to use newspaper and media to carefully chart the work that is being done by our MPs। तो उसके अलावा जो हमारे जो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनको वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी आलोचना करना या जो एक्शंस वो कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देना भी हमारा काम है। thus we should bear in mind is that it is the extent involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representative functions properly। तो ये जो हम जैसे जो लोग हैं उनका साहस, उनकी अदम्यता और उनका इन्वॉल्वमेंट ही है कि ये चीज़ जो पार्लियामेंट को अच्छे से काम करने पे मजबूर ही कर सकता है। और हमारे जो MPs है वो कोई भी अननेसेसरी कोई काम नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, रीड द चैप्टर thoroughly and clear all your doubts।